व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली अब तो सब कंप्लीट होता जा रहा है। हम लोग आ गए हैं डिफरेंसेस देखने के लिए। एक बार सारे के सारे पूरी की पूरी मैक्रो में जितने भी अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंस देख लें, क्योंकि डिफरेंस पे क्वेश्चन तो आता ही है एक आधा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस अगर डायरेक्टली तुम्हें आता होगा मज़ा आ जाएगा। ऑल्दो सब कुछ कवर करा दिया है भाई, बट उम्मीद है मुझे, फिर भी लगता है ना थोड़ा थोड़ा कि यार अभी नहीं हुआ, अभी कुछ रह तो नहीं गया। वो तो तुम्हें कल तक लगेगा, बट पेपर कल अच्छा होगा, टेंशन मतलब सबका पेपर अच्छा होगा। बस एक बार ये और डिफरेंसेस चेक करते हैं। देन हमारे पास लाइव है, एमसीक्यूज है, पेपर प्रेजेंटेशन है, खत्म। तुमने बहुत कर लिया भाई, स्ट्रेस मत लो ज्यादा। चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं अब जल्दी से, फटाफट से सारे के सारे डिफरेंस देखना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बच्चों हमारे पास पहले जो डिफरेंसेस हैं वो है स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो। स्टॉक वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। फ्लो वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। स्टॉक क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, यानी ये बस ये होता है कि अभी कितना है। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक क्योंकि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पॉइंट पे होगा, और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है। फिर इसके एग्जांपल्स आ गए बच्चों, ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक बार रीड कर लेना। रियल फ्लो, मनी फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में आता है। रियल फ्लो में क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी। रियल फ्लो में गुड्स सर्विसेज, मनी फ्लो में मनी। अब क्योंकि रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज होते हैं तो बार्टर की डिफिकल्टी हो सकती है, वही लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये सब डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर इसमें हो सकती है। इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होती। इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। डन बेटा, पहले दो डन। चलो अगले देखो। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। बच्चों फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं? जो हमें मिलती है एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम अपनी सर्विसेज देते हैं एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो जो हमें इनकम मिलेगी उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। जो बिना किसी सर्विस दिए मिल जाएगी उसको ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में दोनों में फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा। ये कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होगा, ना फैक्टर में ना डोमेस्टिक में। ये कमानी पड़ती है तो अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये मिल जाती है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है और ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को मिलती है। मतलब सर हाउस होल्ड ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है भाई, लेकिन वहां पे वो सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे बिना कुछ दिए मिल रही है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इधर स्कॉलरशिप, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वी हैव कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं? जो कंज्यूमर खरीद रहा है उसकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। हु दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कैपिटल कौन से हैं? जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, नॉर्मली फर्म्स खरीद रही होती हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करते, ये क्योंकि फर्म खरीद रही होती है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करते हैं। उसके बाद कंजम्पशन गुड्स मोस्टली जो है उनकी लिमिटेड लाइफ होती है, ड्यूरेबल को छोड़ के। ठीक है, कैपिटल गुड की लाइफ जनरली 1 साल से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। इसके बाद वी हैव डेप्रीसिएशन, कैपिटल लॉस। डेप्रीसिएशन मैंने लाइव में भी कल आपको कराया था कि ये जो बोर्ड है मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हर रोज कम हो रही है। तो इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बेटा रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और कैपिटल लॉस क्या? अगर ये गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए तो लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन के लिए हम हिसाब किताब बना के चलते हैं अपनी बुक्स में, तो इसका प्रोविजन बनते हैं। कैपिटल लॉस के कोई प्रोविजन नहीं बनते क्योंकि डेप एक्सपेक्टेड होता है, कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है। डेप्रीसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से वीडियोस बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये बोर्ड खराब हो जाए तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है कैपिटल लॉस से। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? जो या तो आपने रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिए हैं सेम ईयर में। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड की लाइफ विद इन द सेम ईयर यूटिलाइज हो जानी चाहिए। अगर अगले साल पे गया तो वो फाइनल बन जाएगा। फाइनल कौन से हैं? जो आपने कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं। इंटरमीडिएट गुड नेशनल डोमेस्टिक किसी में नहीं आते, नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल नॉर इन डोमेस्टिक, ये दोनों में आते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट रेडी टू यूज नहीं है, उनका फॉर्म चेंज होगा। फाइनल गुड रेडी टू यूज है, ये रेडी टू यूज है, ये रेडी टू यूज नहीं है। इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी है क्योंकि ये तो फाइनल है ना, बिल्कुल, ये तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। इनमें अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। फिर एग्जाम्पल आ गया। ठीक है बच्चों, डन। इसके बाद वी हैव डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सा है?
ये मैंने आपको कल भी बताया था, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। मेरी टेरिटरी के अंदर अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी वैल्यू को जोड़ो तो डोमेस्टिक इनकम बनेगा। नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये सारे प्रोड्यूसर्स लेता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये लेता है वो प्रोड्यूसर्स जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो। इसमें एनएफआईए नहीं आता, इसमें एनएफआईए भी आ जाता है। इसके बाद नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। कांस्टेंट प्राइजेस में क्या लेना है, बस प्राइस जो है वो बेस ईयर का लेना है, करंट ईयर में इस ईयर का ले लेना है। तो देखो इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइजेस, और यहाँ पे मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइजेस। करंट वाला अच्छा टूल नहीं है, इट इज नॉट अ गुड टूल, क्योंकि इन्फ्लेटेड हो सकता है। ये एक बेटर टूल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों, ठीक है। उसके बाद इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होता है। फॉर्मूला P1 Q1, इसमें P0 Q1, इसको नॉमिनल और उसको रियल बोलते हैं, ठीक है। देन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फर्क होता है, सबसे पहले तो मीनिंग लिख देंगे कि जो एपेक्स बैंक है वो तो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट करके चलेगा, उसको हम सेंट्रल बैंक बोल देते हैं। कमर्शियल बैंक कौन सा है, एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स टू अर्न द प्रॉफिट्स। ये बेटा सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूट है और ये बैंकिंग में एक यूनिट है बस, ठीक है। ये इसको कौन ऑन करता है, सरकार। ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। पर्पस क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट। पर्पस क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना। कितने हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक एक ही होगा, हमारा आरबीआई है। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हो सकते हैं, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ये पब्लिक डीलिंग करता है, ठीक है बेटा। डन है ये भी। अगला देखो फटाफट से, सब क्विकली फटाफट से करते चलो, अब तो तुम्हें सब आता है। एपीसी एमपीसी क्या है सर, एपीसी होता है C/Y, एमपीसी होता है डेल्टा C/Δy। मोर देन वन किसकी वैल्यू हो सकती है, फिर फॉर्मूला, फिर चेंज इन इनकम से क्या इंपैक्ट आएगा। तो एमपीसी तो मोर देन वन हो ही नहीं सकता, ये 0 से 1 के बीच में चलता है हमेशा। एपीसी मोर देन वन हो सकता है जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम हो जाए, ठीक है। एपीसी का फॉर्मूला C/Y, एमपीसी का डेल्टा C/Δy। परफेक्ट है बेटा। इनकम के साथ चेंज की अगर हम बात करें, जब इनकम इंक्रीज होती है तो एपीसी फॉल होता है, लेकिन कम रेट से फॉल होता है। और एमपीसी में हम क्या बोलेंगे कि इनकम इंक्रीज होने के बाद एमपीसी भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। उसके बाद बेटा एपीएस एमपीएस ऐसे ही, एमपीएस रेशो है सेविंग्स से इनकम का, ये डेल्टा सेविंग से डेल्टा इनकम का, ठीक है जी। क्या वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, एपीएस में लेस देन 0 होने के लिए हमारे पास सेविंग से कम होना, नेगेटिव होना जरूरी है, तो ये तो हो सकता है क्योंकि डिस सेविंग होती है, राइट। क्या एमपीएस हो सकता है, नहीं, एमपीएस 0 से 1 के बीच में चलेगा, फिर फॉर्मूला लिख देंगे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बच्चों, इंड्यूस्ड वो है जो इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस होती है, ऑटोनॉमस वो है जो इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होती, ठीक है। मतलब वो फिक्स रहती है, उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये इनकम इलास्टिक होती है, इनकम के साथ चेंज होती है, ये इनकम के साथ चेंज नहीं होती। ये पैसा कमाने के लिए करी जाती है, ये सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है। ये प्राइवेट सेक्टर करता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है। फिर कर्व्स बनाना चाहो तो कर्व भी बना सकते हो, इसका ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा और इसका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। एपीएस एमपीएस ये आ ही गया हमारे पास इधर, ठीक है बेटा, परफेक्ट। इसके बाद वी हैव एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। इसके अंदर एक्सेस डिमांड क्या होता है बेटा, जब एडी मोर देन एएस हो, when AD is more than AS, deficient when AD is less than AS। इसमें कौन सा गैप आएगा, इन्फ्लेशनरी। इसमें कौन सा आएगा, डिफ्लेशनरी। इक्विलिब्रियम कौन सा आता है इस पे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें कौन सा आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। रीजन क्या है, बहुत सारे रीजंस पढ़े थे बच्चों हमने एक्सेस डिमांड के, डेफिशिएंट डिमांड के, कोई भी लिख सकते हो, कोई भी रीजन लिख सकते हो, ठीक है। प्राइजेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सेस डिमांड में प्राइस बढ़ेगा, राइज इन प्राइस, इसमें प्राइस गिरेगा, ठीक है। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे बताओ भाई, देखो अब एक्सेस डिमांड मैंने तुम्हें लाइव में समझाया था, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होने की वजह से आप आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं कर सकते एक्सेस डिमांड के केस में, ये ध्यान रखना। लेकिन डेफिशिएंट में क्या होगा, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, कम तो कर ही सकते हैं ना, ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि डिमांड नहीं है भाई, तो इन्वेंट्री बढ़ के आ जाएगा, तो अगली बार और थोड़ी बनाऊंगा मैं, परफेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में क्या फर्क है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है,
फिस्कल सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मॉनेटरी आरबीआई में आरबीआई के हिसाब से चलती है, फिस्कल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। मॉनेटरी में बेटा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आ जाएंगे, फिस्कल में एक्सपेंडिचर और टैक्सेस आएंगे। डन। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप वेरी इंपॉर्टेंट, शायद कल तुम्हें देखने को भी मिल जाए, मिल सकता है, अच्छे से कर लेना इसको। इन्फ्लेशनरी गैप कौन सा है? द गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड एएस, फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एक्चुअल एडी ज्यादा होता है एएस से, उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी जिसमें एडी कम पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसमें आउटपुट एम्प्लॉयमेंट गिरेंगे दोनों के दोनों, इससे इन्फ्लेशन होगा, इससे डिफ्लेशन होगा। फिर आप गैप बना के दिखा देना। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जब एडी बराबर एएस हो और यहाँ पे सब लोग जो विलिंग एंड एबल हो उनको काम मिल रहा हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जहाँ पे एडी बराबर एएस हो लेकिन जितने भी लोग काम मांग रहे हैं उनको इतना काम नहीं मिल रहा, ठीक है। रियल आउटपुट पे क्या आएगा? रियल आउटपुट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाता है। यहाँ पे रियल आउटपुट अपने मैक्सिमम पे अभी नहीं जाता क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, अभी मैक्सिमम पे कहाँ जाएगा। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो एडी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, वहां पे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी गैप नहीं आता, ठीक है। गवर्नमेंट बजट में देखो, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में क्या फर्क है? प्राइमरी डेफिसिट जो है ये है फिस्कल माइनस इंटरेस्ट और ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी क्या बताता है कि हमने कितना बोरो करा अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से अलग खर्चों के लिए। फिस्कल क्या बताता है कि टोटल कितना बोरो करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? एक इंडिविजुअल कंपनी पे लगता है, एक गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। एक का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, एक का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। कवरेज इनका लिमिटेड रीच है क्योंकि सबको नहीं देना होता, इनका वाइड कवरेज है क्योंकि इनडायरेक्ट तो सबको देना ही पड़ता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है? रेवेन्यू में नीदर नॉर, कैपिटल में ईदर और। दैट नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट में या तो लाइबिलिटी बनेगी या एसेट कम होगा। ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है। इसका कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता, वापस नहीं करना, सरकार को मिल गया मिल गया। इसका फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो सकता है जैसे बोरोइंग्स है, फिर एग्जाम्पल लिख देंगे टैक्स और नॉन टैक्स, इसमें लिख देंगे बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स, वो सब लिख देंगे। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट बिल्कुल ऊपर जैसा सेम, बस वहां पे प्राइमरी डेफिसिट के साथ था। फिस्कल तो आपको पता ही है, मीनिंग और इंडिकेटर। रेवेन्यू क्या है? सबसे पहले मीनिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये बताता है इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट इतना भी नहीं कमा रही कि अपने रेगुलर खर्चे निकाल सके। देन वी हैव करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। बच्चों करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि सामने वाले को हमारा सामान सस्ता पड़ेगा। एप्रिशिएट होगी तो इंपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि हमको उनका सामान सस्ता पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल लिख देना। इसके बाद बच्चों डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, दोनों का मतलब वैल्यू कम होना होता है डोमेस्टिक करेंसी की, बस डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करता है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बस ये कौन से रिजाइम में चलेगा? फिक्स एक्सचेंज में, ये फ्लेक्सिबल में चलेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट करती है, ये मार्केट फोर्सेस से होता है। ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ऐसे ही रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन भी दोनों का मतलब वैल्यू बढ़ना होता है, बस रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करेगी, एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होगा। यहाँ पे राइज इन द वैल्यू आ जाएगा, ये गवर्नमेंट करेगी, ये मार्केट फोर्सेस से होगा। ये फिक्स्ड में चलेगा, ये फ्लेक्सिबल में चलेगा। डन है क्या बेटा? ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बीओपी, बीओटी में क्या फर्क होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फर्क होता है? बीओपी तो बेटा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बीओटी क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल सब आता है, इसमें सिर्फ विजिबल आती है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन आती है कैपिटल करंट, इसके अंदर कैपिटल की कोई भी नहीं आती। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है ऑफ कोर्स।
अगर बीओपी अनफेवरेबल हो गया तो बीओटी से कवर नहीं हो पाएगा, ये अनफेवरेबल हुआ तो बीओपी से कवर हो जाएगा। उसके बाद सर ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग में क्या फर्क होता है, इनको अभी देखते हैं। पहले करंट कैपिटल निपटाओ। कैपिटल कौन सा है बच्चों, कैपिटल वो है जो चेंज लेके आएगा कैपिटल स्टॉक में, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की बात होती है। करंट कौन सा होता है, जो इनकम में चेंज लेके आएगा, ठीक है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है। करंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर उसके कंपोनेंट्स लिख देना यार, ओके। ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग, भाई साहब कितना काम करोगे। ऑटोनॉमस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और एकोमोडेटिंग मेनली जो होती हैं वो डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए, एक को अबव द लाइन, एक को बिलो द लाइन, राइट। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को बीओपी से फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट के लिए करी जाती हैं तो हम करते रहते हैं, ये बीओपी के हिसाब से चलती हैं। इनको हम अबव द लाइन बोलते हैं, इनको हम बिलो द लाइन बोलते हैं। ये करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट्स में आती हैं, ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आती है। देन वी हैव फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स कौन सा होता है, जो गोल्ड या किसी अदर करेंसी की टर्म्स में गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है। फ्लेक्सिबल कौन सा होता है, जो मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई से होता है, इसमें कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें नो गवर्नमेंट कंट्रोल। एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है फिक्स्ड वाला, और ये स्टेबल नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डन। आखिरी बेटा जी कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस और हैं, जैसे फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल जो टेंजिबल है और मार्केट में आसानी से बिकती है। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है और उसको आप आसानी से नहीं बेचते, ठीक है। फिजिकल कैपिटल डेप्रीशिएट होती है, ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रीशिएट होती है, लेकिन आप नॉलेज गेन करके ट्रेनिंग से खुद को डेप्रीशिएट होने से बचा सकते हो। फिजिकल कैपिटल बच्चों कंप्लीटली मोबाइल है। कंप्लीटली मोबाइल का मतलब कि ये चेंज हो सकता है आसानी से, इधर उधर हो सकता है, लेकिन कई बार बैरियर्स लगे होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो हम नहीं कर पाते। ह्यूमन कैपिटल कम मोबाइल है, ह्यूमंस को इधर उधर जाने के लिए तो हमेशा बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो है वो चेंज में बचता है, वो कहीं जाना नहीं चाहता, वो अपने एरिया में ही रहना चाहता है। तो ह्यूमन कैपिटल कंपैरेटिवली लेस मोबाइल होता है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल ऑनर से सेपरेट करा जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल ऑनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेचर क्या है, फिजिकल कैपिटल जो है ये आउटकम है कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर का, कि भाई उसने ओनर जो है वो उसको कैसे यूज करता है, उसने खरीदा है, उसने उसका पैसा दिया है, तो रिजल्ट है वो उस चीज का। जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है ये एक सोशल प्रोसेस है कि समाज में बनता है, और बाकी जो पोजेसर है, जो खुद इंसान है, वो कैसे एक्वायर कर रहा है स्किल्स, उसके ऊपर है, ठीक है। ये फिजिकल कैपिटल जो है हम इंपोर्ट से मंगा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो तो आपको भैया डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट बच्चों। ह्यूमन कैपिटल एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल इंसान को मीन समझता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि इंसान अपने आप में एक एंड है। इसके लिए एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है इसलिए होनी चाहिए तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। डन सर, क्या बात है बच्चों, ये थे सारे के सारे डिफरेंसेस। इसके बाद अब हमारे पास मैक्सिमम पोर्शन हो गया है, बस एमसीक्यूज वगैरह बचे हैं, वो भी निपटाएंगे और सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।